हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपाशा गर्ग। आज आपका लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का। इसका कोड है 402। सो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिस्ट है कृष्णर, जो जर्मन पेंटर हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे अर्ली लाइफ एंड वर्क के बारे में। उनका समूह उन मौलिक समूह में से एक था जिसने समय के साथ 20वीं शताब्दी में आधुनिक कला के विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाला और अभिव्यक्तिवाद की शैली का निर्माण किया। उनका जो समूह था वो मौलिक समूह में से एक था जिसने समय के साथ जो 20वीं शताब्दी थी उसमें आधुनिक कला के विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाला था और अभिव्यक्तिवाद की शैली का इन्होंने निर्माण किया था। समूह शुरू में कृष्णर के पहले स्टूडियो में मिले, जो पहले एक कसाई की दुकान थी। बर्ल ने इसे एक वास्तविक बोहेमियन के रूप में वर्णित किया, जो सभी जगहों पर पेंटिंग, चित्र, किताबें और कलाकार की सामग्री से भरा हुआ था। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सितंबर और अक्टूबर 1906 में KFM के शोरूम में पहली समूह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो सितंबर और अक्टूबर 1906 में जो KFM का शोरूम था उसमें पहली समूह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें नग्न महिला पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मतलब उसमें महिला थी का बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1906 में उनकी मुलाकात डोरिस ग्रोस से हुई, जो 1911 तक उनके पसंदीदा मॉडल थे। तो 1906 में उनकी मुलाकात हुई थी डोरिस ग्रोस से, तो 1911 तक उनकी पसंदीदा मॉडल वो बन गई थी। 1911 में वे बर्लिन चले गए, जहां उन्होंने मॉडर्न इंटरेस्ट इन मॉडर्न पेंटिंग का आधुनिक शिक्षण को प्रख्यापित करने के उद्देश्य से मैक्स पेचस्टीन के सहयोग से एक निजी कला विद्यालय MIUM इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो 1911 में वे बर्लिन चले गए, जहां उन्होंने मॉडर्न इंटरेस्ट इन मॉडर्न को प्रख्यापित करने के उद्देश्य से मैक्स पेचस्टीन के सहयोग से एक निजी कला विद्यालय, जिसका नाम क्या था, IMUM इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक है, वो की थी। यह सफल नहीं था और अगले वर्ष बंद हो गया। मतलब जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था वो सफल नहीं हो पाया और ये बंद हो गया था। जब उन्होंने एना शीलिंग के साथ एक रिश्ता भी शुरू किया, जो उनके शेष जीवन तक चला। 1913 में टॉनिक डे रोके के उनके लेखन ने समूह को समाप्त कर दिया। 1913 में जो ब्रोकोनिल थे, उनके लेखन ने समूह को समाप्त कर दिया था। इस समय उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी के साथ एक व्यक्तिगत पहचान स्थापित की। ये इसी टाइम की बात है जब उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी के साथ एक व्यक्तिगत पहचान स्थापित की थी, जो एसेन फोक वॉग संग्रहालय में हुई थी। अगले 2 वर्षों के दौरान उन्होंने बर्लिन की सड़कों को दिखाते हुए स्टेंसिल सड़क के दृश्य की एक श्रृंखला चित्रित किया, स्ट्रीट वॉकर के केंद्रीय पात्रों के साथ, है ना। तो जब उनकी पहली एकल प्रदर्शनी थी तब उन्होंने एक व्यक्तिगत पहचान अपनी स्थापित की थी, जो एसेन फोक वॉग संग्रहालय में हुई थी। और उसी टाइम अगले 2 वर्षों में इन्होंने बर्लिन की सड़कों को दिखाया था। जो सड़क के दृश्य थे उस श्रृंखला को इन्होंने चित्रित किया था स्ट्रीट वॉकर के केंद्रीय पात्रों के साथ। सितंबर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में कृष्णर ने स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए भाग लिया। सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ सोल्जर 1915, ये इन्होंने 1915 में बनाई थी, सहित कई पेंटिंग का निर्माण किया। तो 1914 सितंबर में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में कृष्णर ने अपनी स्वेच्छा से सैन्य सेवा के लिए इन्होंने भाग लिया था। और सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ सोल्जर 1915 सहित इन्होंने कई पेंटिंग्स का निर्माण भी किया इसके साथ। अब नेक्स्ट है लेगेसी। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्णर के काम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन आर्मरी शो में हुआ।
तो 1913 की बात है। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृष्णर थे उनके काम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जो वो हुआ कहाँ पर हुआ था, आमरी शो में हुआ था, जो अमेरिका में आधुनिक कला का बड़ा प्रदर्शन भी था। मतलब ये अमेरिका में आधुनिक कला का ये पहला बड़ा प्रदर्शन था जो इन्होंने किया था। 1921 में यूएस संग्रहालयों ने उनके काम को हासिल करना शुरू किया और बाद तेजी से ऐसा किया। तो 1921 में जो यूएस संग्रहालय हैं तो उनके काम को उन्होंने हासिल करना शुरू किया और उसके बाद तेजी से ऐसा किया। अमेरिका में उनका पहला एकल संग्रहालय शो 1937 में डेट्रॉयट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में था। अमेरिका में जो उनका पहला एकल संग्रहालय शो था वो 1937 में डेट्रॉयट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में था। 1969 में पेंटिंग, ड्राइंग और प्रिंट के एक प्रमुख पूर्वव्यापी ने सिलेट आर्ट म्यूजियम, पासाडेना आर्ट म्यूजियम और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन की यात्रा की। तो ये 1969 की बात है। जो पेंटिंग, ड्राइंग और प्रिंट के एक प्रमुख पूर्वव्यापी, मतलब पेंटिंग, ड्राइंग और प्रिंट के प्रमुख पूर्वव्यापी हैं, उन्होंने सिएटल आर्ट म्यूजियम, पासाडेना आर्ट म्यूजियम और म्यूजियम फाइन आर्ट बोस्टन की यात्रा की। ठीक है। 1992 में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन ने अपने मौजूदा संग्रह का उपयोग करते हुए एक मोनोग्राफी शो आयोजित किया। ये 1992 की बात है। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन ने अपने मौजूदा संग्रहालय का उपयोग करते हुए एक मोनोग्राफिक शो आयोजित किया। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ये वाशिंगटन में है, वहाँ पे उन्होंने अपना मौजूदा संग्रह का उपयोग करते हुए इन्होंने एक मोनोग्राफिक शो आयोजित किया था। 203 में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रदर्शनी हुई। तो फिर 203 की बात है। 203 में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऋण प्रदर्शनी हुई थी। नवंबर 206 में क्रिस्टीज कृष्णर्स स्ट्रीट सीन बर्लिन 1913 ने 38 मिलियन कमाए। तो 1913 में इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रदर्शनी हुई। उसके बाद नवंबर 206 में, 203 के बाद नवंबर 206 में क्रिस्टीज कृष्णर्स स्ट्रीट सीन बर्लिन, ये इनकी पेंटिंग है जो इन्होंने 1913 में बनाई थी। स्ट्रीट्स, ठीक है, कृष्णर स्ट्रीट सीन बर्लिन, ये आप नेट पे देख सकते हैं। इसने 38 मिलियन कमाए थे, $38 मिलियन इन्होंने कमाए, जो कलाकार के लिए एक रिकॉर्ड था। मतलब ये कलाकार का एक रिकॉर्ड था कृष्णर के लिए। 38 मिलियन इन्होंने कमाए थे, ये एक रिकॉर्ड की बात थी इनके लिए। 3 अगस्त से 10 नवंबर 2008 तक न्यूयॉर्क में आधुनिक कला के संग्रहालय ने एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसके बाद 3 अगस्त से 10 नवंबर 2008 तक, ये 2006 के बाद की बात है, न्यूयॉर्क में आधुनिक कला के संग्रहालय ने एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो न्यूयॉर्क में ही आधुनिक कला के संग्रहालय ने एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें शायद उनके सबसे अच्छे काम शामिल हैं। मतलब जो एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका आयोजन किया गया था, जिसमें इनके सबसे अच्छे काम शामिल हैं। मतलब जो बड़ी प्रदर्शनी थी उसमें इनके सारे अच्छे काम लगाई गई थी। ठीक है। तो ये जो लीगेसी होती है, इसमें विरासत, इसमें यही बताया जाता है कि किस आर्टिस्ट ने कितने मिलियन कमाए हैं, कौन सी पेंटिंग में, मतलब जो ज़्यादा हाईलाइट की जाती है मेन उसी का होता है। वैसे हर आर्टिस्ट की काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं, पर जो मेन हाईलाइट्स होती है वो लीगेसी टॉपिक में बताया जाता है। जैसे इनकी ये वाली पेंटिंग रही है बर्लिन वाली, तो ये 1913 में जो इन्होंने बताई थी, तो इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाए थे। $38 मिलियन इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग की थी, है ना। इनके लिए ये एक रिकॉर्ड था। ठीक है। और जो कला संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, वो इसमें इनके सारा काम अच्छा ही लगा हुआ था। तो ये मेन चीज़ें, ये आप ज़रूर लर्न करें अपने
आगे नेट वगैरह के एग्ज़ाम में किसी में भी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट कल डिस्कस करते हैं।